सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूजी मेंटर। मेरा नाम है मानस मिश्रा, आप लोगों का एलआर डीआई एंड क्वांट्स एजुकेटर। ये ऑफिशियली अगर मैं बोलूं तो ये पहला वीडियो होने वाला है, और ये पहला वीडियो है तो इसका टाइटल भी यहां पर आप देखेंगे, मास्टरिंग मैथ्स फॉर आईपी मैट एग्जामिनेशन। नाउ इस वीडियो का जो पूरा एक सार है वो क्या है? वो ये है कि भाई इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट एग्जामिनेशन तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी टाइम आपके पास है, अगर आप आज से ही मान लेते हैं मिड ऑफ अगस्त से, तो हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या आपको एक रोड मैप यहां पे फॉलो करना चाहिए, और किस तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे। जितने ऑनेस्ट आप रहेंगे उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट आप इस रोड मैप का पाएंगे यहां पर। ठीक है, इसी के साथ साथ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। बहुत जल्दी मतलब अगला ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगा कि आई एम इंदौर यानी आईपी मैट इंदौर में क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं, क्वांट्स भी आते हैं, उनका आखिर सेगमेंट क्या है। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफिशियली अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये पहला वीडियो है हमारा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप आईपी मैट की अगर तैयारी करते हो तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि वाई यू वॉन्ट टू एनरोल योर सेल्फ इन टू द प्रिपरेशन ऑफ आईपीएम और आईपी मैट एग्जाम। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि भाई अगर आपको क्लास 12th के बाद आईएम्स में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके पास एक ही चारा है, क्या? वो है आईपी मैट का एग्जाम देना। और इसमें से 3 हमारे मेजर एग्जाम्स हैं, जिसमें से एक है हमारा आईएम इंदौर, जो कि आप सभी लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे रहता है। नंबर 2 पे आप ये मान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा एग्जाम है, आपके लिए रोहतक है। और नंबर 3 पे आप मान सकते हैं आपके लिए जिपमैट। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने सबसे, देखो मैंने बात एलआर की भी इसमें करी है, मैंने बात डीआई की भी करी है, बट नाम मैंने इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसीलिए रखा है क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 2 चीजें होती हैं। पहला, एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आफ्टर 10th मैंने मैथ्स नहीं ली। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 12th तक का मैथ्स लिया, लेकिन खुद ही श्योर नहीं है कि क्या ये वही मैथ्स है जो पूछी जाएगी, क्या ये उसी तरीके से पूछी जाएगी। थोड़ा सा उनके मन में ये भी एक डाउट रहता है कि सर जो लोग प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी की, उनको क्या एज मिलता है? देखो आप बोलूंगा हाँ मिलता है, लेकिन इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है कि आपका पेपर नहीं निकल सकता है या फिर आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत शांति से आप इन चीजों को समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि आप एक बात ये समझिएगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी है और कंसिस्टेंसी है आपके पास, तो 110% आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, गारंटीड। ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग द आईपी मैट मैथ सिलेबस। अगर आप देखें यहां पर तो एक होता है हमारा क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवरेज होता है। द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इंक्लूड, क्या क्या होता है इसमें? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका होता है अरिथमेटिक, है ना, एल्जेब्रा होता है, नंबर सिस्टम होता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, है ना, एंड कवरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 6 to 12th। बल्कि आप ये मान करके चलिए 11th 12th के इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम ही होते हैं। आईपीएम इंदौर का अगर हम फॉर्मेट देखें तो यहां पर क्या होता है, मिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और जिनमें आपको कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन स्पीड भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन स्पीड आपको नहीं चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं रोहतक और जिपमैट की, तो इसमें क्या होता है, आपको लॉजिकल रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वांट्स करता है, वर्बल एबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हालांकि वीएस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे अगर हम देखें तो वेटेज वाइज अगर हम देखें इंदौर की क्या क्या चीजें भाई हैं जो जैसे हम मान सकते हैं कि हमें शुरू करना चाहिए, तो हमें आखिर यहीं से ही शुरू करना चाहिए। वो क्या है? तो पहले जैसे क्या होता है, अलजेब्रा होता है। आप देखते हैं ना मैक्सिमम वेटेज क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अलजेब्रा अपने आप में एक यूनिट है, चैप्टर नहीं है। अलजेब्रा अपने आप में क्या है, यूनिट है। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर तो ट्रिग्नोमेट्री एंड आपके हायर मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आर द मस्ट। फिर अगर हम उसके बात करें तो यहां पर फिर एक रोल प्ले करता है अरिथमेटिक, जिसमें आपके 8 to 10 चैप्टर्स आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। नंबर सिस्टम डीआई के बराबर ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है डीआई तो एक है, लेकिन उससे क्वेश्चन 5 बनते हैं, कभी कभी 4 बनते हैं। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हायर मैथ्स, यहां पर हायर मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा को अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करते हैं सिलेबस को। तो आप ये समझ लो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, इसी के ऊपर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो आएगी, जहां पे मैं हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको बताऊं। अभी आप ओवरव्यू लेते हुए चलिए।
फिर अगर मैं बात करूं तो आईपीएम रोहतक और जेपमैट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये जरा देखो। तो जैसे क्वांट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सीआई, है ना, टाइम एंड वर्क, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर जहां पे इंदौर में अरिथमेटिक सिर्फ 30 to 40% रोल प्ले करती है, यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे मोर देन 60% रोल प्ले करती है कौन, अरिथमेटिक। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो अलजेब्रा, जिसमें इक्वेशन हो गया, फंक्शन हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि अलजेब्रा आप बिल्कुल आईआईटी लेवल का पढ़ रहे हैं, नहीं, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ करके आपको बार बार रिवाइज करना और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर थ्योरी हो गई, एंड बेसिक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है, यहां पे इस टर्म पे फोकस करना, बेसिक, बहुत ज्यादा रिगरस नहीं। फिर अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना होता है, तो बेसिक आपके वही सीरीज के क्वेश्चन आ गए, पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन पर बनते हैं, सिलोजिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शंस पर क्वेश्चन बनते हैं, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी और डेटा एनालिसिस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क हो गया किसका, लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक, आगे देखें अगर हम तो वर्बल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, तो इसके बारे में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं यहां पर, अगर भाई आपका मन में ये आता है कि क्या मार्केट में ऐसी कोई किताब आती है जो टीचर ओन्ड ना हो, जो कंपनी ओन्ड ना हो, कंपनी मतलब द कोचिंग कंपनी ओन्ड ना हो, तो क्या हम अपने बेसिक्स को कवर अप करने के लिए कोई किताब ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। अगर आप मैथ्स के ऊपर बात करें या एलआर के ऊपर बात करें तो आर एस अग्रवाल एक ऐसी किताब है जो आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग कर देगी। ठीक है, और ये बुक आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एच डी यादव भी ले सकते हैं। ठीक है, एच डी यादव किताब भी बहुत अच्छी है अगर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, या फिर फास्ट ट्रैक बुक आती है अरिहंत की। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक ले लो, तीनों ही मत ले लेना वरना हो नहीं पाएगा फिर कुछ। ठीक है, फिर जब बेसिक आपका कवर अप हो जाएगा तो अब आपको चाहिए थोड़ा सा ऐसा लेवल आप इंक्रीज करें जिससे मजा आए क्वेश्चन लगाने में, तो आप अरुण शर्मा के ऊपर जा सकते हैं और आप डिफिकल्टी लेवल 1 और 2 पर ही फोकस करेंगे। अगर आपको क्विकर मैथ सीखनी है कि भाई किस तरीके से मल्टीप्लाई कर ले जल्दी, किस तरीके से हम क्यूब निकाल लें, किस तरीके से हम क्यूब रूट निकाल लें, तो एक बहुत अच्छी किताब आती है एमटायरा की, इसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि एमटायरा काफी पुरानी किताब है, तो अगर आपको इंटरेस्ट रहा है इसको पढ़ने में तभी आप लीजिएगा, नहीं आया तो मत लीजिएगा। सबसे बढ़िया अगर मैं आपसे कहूं कोई रामबाण चीज है तो वो क्या है, तो वो है एनसीईआरटी क्लास 6 से 10। एक हफ्ते में क्लास 6 खत्म करो, एक हफ्ते में 7 खत्म करो, एक हफ्ते में या 2-2 हफ्ते ले लो, चलो 8th 9th 10th में 2 से 2.5 हफ्ते ले लो, लेकिन खत्म करो। कोई चीज शुरू करो तो खत्म करने की फिराक में रहो। अगर आप 2 मंथ में इसको खत्म कर देंगे तो इससे अच्छी फिर कोई चीज ही नहीं है। बहुत ज्यादा चलो आधा मंथ आप और ले लो, लेकिन भाई लगना पड़ेगा फिर। ठीक है, आप ये काम भी कर सकते हैं इसमें। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर कि भाई नॉन मैथ्स अगर बैकग्राउंड है तो क्या करें, नॉन मैथ्स के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि देखो भाई मैथ्स इजी है, मैथ्स बहुत इजी है, मैथ्स आप कर लोगे, मैथ्स में कोई बुराई नहीं है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत सीधा सब्जेक्ट है, बहुत शांत सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है कि सर मैंने क्लास 10th के बाद से मैथ्स नहीं ली, सर मैंने क्लास 8th के बाद से मैथ्स नहीं ली, सर मैंने पैदा होते ही मैथ्स नहीं ली, सर मैंने मैथ्स पिछले जन्म में ली। ये जो माइंडसेट है ना, ये खा जाएगा आपको। पहले इनसे निकलने की कोशिश करो, इनसे पहले उभरो। जब आप इससे उभरोगे, भाई देखो ली हो न ली हो, 12th में भी ली हो, मैं कह रहा हूं अभी आपने आज सुबह तक का मैथ्स पढ़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम एक माइंडसेट के साथ दिया जाता है, एग्जाम एक स्ट्रैटेजी के साथ दिया जाता है। आप तब तक एग्जाम में पास नहीं हो सकते जब तक आपको अपनी ही स्ट्रैटेजी पर ना विश्वास है। अब आप कर कुछ रहे हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप 20 दिन करने के बाद नहीं यार ये नहीं सही है, वही कुछ और सोचते हैं, अरे यार एवरेज में 3 दिन सोचे थे 20 दिन लग गए, अरे नहीं यार, ये चीज खा जाएगी आपको। ये चीज आपको फिर ड्रॉप लेने में मजबूर करेगी या फिर ड्रॉप आउट ही करने में मजबूर कर देगी। ये चीज हमें नहीं करनी है। तो नॉन मैथ्स वालों के लिए अगर हम बात करें तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, कमिंग फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड डजंट मीन दैट यू कांट एक्सेल इन आईपी मैथ। आपके लिए टारगेटेड अप्रोच है। टारगेटेड अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले फाउंडेशन को बिल्ड करिए, और ये बिल्ड कैसे होगा, फाउंडेशन 6 से 10 तक। अब आपके लिए 2-2.5 महीने की लिमिट नहीं है, आप आराम से पढ़िए, हर एक चीज को समझते हुए पढ़िए। ठीक है, क्योंकि 10 तक तो आपने पढ़ी है। फिर जैसे विजुअल लर्निंग के ऊपर जाइए, मतलब जैसे मान करके चलिए कि कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूट्यूब पे डालेंगे और चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स का मैं ही अभी बनाना शुरू कर दूंगा।
ठीक है, महीने के हिसाब से 100 वीडियोस में डाल दूंगा अभी इसमें उठा करके, शॉर्ट्स प्लस मिनी वीडियोस। फिर अगर मैं बात करूं तो भाई प्रैक्टिस आपको थोड़ी इंटेंसिवली करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, ये लड़ाई थोड़ी सी कठिन होगी आपके लिए। और आखिरी में भाई अपने मेमोरी एड्स आप बनाइए, जैसे SICI है, आपको पता है SICI के ऊपर डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है, तो डिफरेंस के एड बनाओ। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, पता नहीं ये चीज आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, यहां पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज अ स्किल दैट इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस। मैथ्स एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है, और ये कोई इनेट टैलेंट नहीं है ना। किसी की मैथ्स अच्छी है तो टैलेंटेड नहीं भाई, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, अनटिल एंड अनलेस वो रामानुजम। और कंसिस्टेंट एफर्ट यील्ड रिमार्केबल रिजल्ट। भाई आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे तो 100% आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या कह रहा है कि क्या एक स्ट्रक्चर प्लान हमारे पास होना चाहिए और जो कि फीजिबल होना चाहिए। तो जैसे मान करके चलो शुरुआत के 1-2 महीने में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझिए, आपको मास्टर करना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद स्टेप वाइज सॉल्यूशन, दीज रिक्वायर प्रिसीजन एंड फुल वर्किंग। बिगिन विद फंडामेंटल फ्रॉम एनसीईआरटीज, जो आपका ऐसे वाला पार्ट है, जो आईपी मैट इंदौर का जो ऐसे वाला पार्ट है, जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और आपको करने होते हैं सॉल्व, जिसका एक प्रॉपर कट ऑफ होता है। आप शुरुआत पहले वहां से करिए। तो शुरुआत आपको कहां से करनी है, ऐसे से करनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे आकर के फेल हो जाते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, एक फुल वीडियो ला करके। अभी फिलहाल आप उसके ऊपर ध्यान दो। तो फंडामेंटल आप एनसीईआरटी से समझिए एंड प्रोग्रेस द टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस फ्रॉम रिकमेंडेड बुक। जो भी बुक आपने ली है उससे आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। नेक्स्ट 2 मंथ यानी मंथ 3 और 4 में आपको क्या करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है डेली प्रैक्टिस रूटीन को। अब आपको रोज 1 से 2 टॉपिक पर डे मिक्स डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन लगाने। तो जैसे मिक्स डिफिकल्टी लेवल के साथ, जैसे मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और लॉग, आपने 15 क्वेश्चन इसके लगा लिए और 15 क्वेश्चन इसके लगा लिए, बन गया आपका काम। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं करना, अभी बहुत सारी चीजें, ये एक पार्ट ऑफ द प्लान है, ये पूरा प्लान नहीं है। इसके साथ साथ आप वीए में भी फोकस करेंगे, इसके साथ साथ आप एलआर में भी फोकस करेंगे, इसके साथ साथ आप डीआई पर भी फोकस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। जैसे जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म कर दी तो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शनल टेस्ट लगाओ, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको नोट करो और देखो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच मेजर टॉपिक एसेस रेडीनेस एंड आइडेंटिफाइंग गैप, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको देखिए और उसको कवर अप करिए। ये आपके अगले मंथ 3 और 4 का प्लान है। अगर हम बात करें मंथ 5 और 6 में, यानी अगले 2 महीने में भैया आपको क्या करना है, तो जो भी आपने यहां पर पढ़ी है चीजें, है ना, आप क्या करिए, आप उसको सॉल्व करना शुरू करिए, उसको रिवाइज करना शुरू करिए। यानी ये जो चीज है ये यहां पर दिखाती है क्या, रिवीजन। रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना भाई, आपको डेली सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर लगाइए और अब आप टाइम्ड कंडीशन में लगाएंगे। ये नहीं कि आप ऐसे लगा रहे हैं जैसे नदी किनारे बैठे हुए, आप कोई चिंता नहीं है आपको, नहीं, अब आप टाइम्ड कंडीशन में लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी आपके वीक एरियाज हैं आप उन पर फोकस करिए। आप कोशिश करिए कि आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं, आप कोशिश करिए कि आपका जो रिवीजन मटेरियल है आप उसको डेली रिवाइज करें। और एक बात और जानिएगा कि जो आईपी मैट इंदौर प्रिपरेशन है ये थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन चाहती है आपसे, किसमें, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को लेकर के, प्लस जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है वो, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें जो एमसीक्यू पार्ट है, ठीक है, इसमें जो एमसीक्यू पार्ट है उसमें भी आपके मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें भी आपके मॉडर्न मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, इसमें अरिथमेटिक का वेटेज थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि कैलकुलेशन एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पर भी ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यहां पर कि आप रोहतक और जिपमैट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एलोकेट 60% ऑफ योर स्टडी टाइम इन कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, यानी 60%, 60% आपको देना है किसको, मैथमेटिक्स को, और रेस्ट 40% में आपको एलआर और वीए निपटाना है। आपको फोकस करनी है कैलकुलेशन स्पीड पर और एक्यूरेसी पर, तो ये तो आप दोनों में ही करोगे। अपने आप को टाइम दीजिए और रेगुलरली इनके कॉन्सेप्ट को लगाते चलिए, वैदिक मैथ्स की सहायता लीजिए। ठीक है, वैदिक मैथ्स आप समझते हैं ना क्या होता है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें। यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी अलजेब्रा और अरिथमेटिक में। उसके बाद आप चाहें तो एडवांस टॉपिक पे आ सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पे। तो पहले अपना अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ये जो डबल ए है, इनको बहुत अच्छा करो। तो यहां पे हमको एक बात ये समझ में आ गई कि ये जो डबल ए है ये हमें अच्छा करना है, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। फिर अगर हम बात करें यहां पर एलआर में,
तो 40% आपकी प्रिपरेशन इसमें होनी चाहिए, प्लस बीए में भी आप मान लो सेम चीज ही आपकी करनी, लेकिन बीए के लिए मैं थोड़ा सा अथॉरिटी नहीं रखता हूं बोलने की। आप पजल्स को प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग के जो सेट्स हैं आप उनको लगाइए। अगर आपकी एलआर थोड़ी बहुत भी कंप्लीट है या अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज पढ़िए। जैसे ही आपके 15 से 17 चैप्टर्स हो गए, अब आप क्या करिए, अब आप डेली रीजनिंग के सेट्स लगाइए। कहां से मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करिए इजी से और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स पे आइए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे नहीं आना, ठीक। यहां पर एक काम आप और भी कर सकते हैं कि आप डायग्रामेटिक टेक्निक से अरेंजमेंट ऑफ सिटिंग प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको किस तरीके से करते हैं। फिर यहां पर अगर आप देखें तो आप मॉक टेस्ट पे आइए। जैसे अगला स्टेप आपका क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट पर आएंगे, जिससे आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी ये भैया टाइम कंडीशन के अंदर बढ़ेगी। और यही समझ लो फ्यूल है एग्जामिनेशन हॉल में, आपकी गाड़ी का फ्यूल यही है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। यही आपको डेस्टिनेशन पहुंचाएगी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप एक काम ये करिएगा कि एक चीज ये रखिएगा, द की डिफरेंशिएशन फॉर रोहतक आईपी मैट प्रिपरेशन इज बैलेंसिंग क्वांट विद लॉजिकल रीजनिंग, नेग्लेक्टिंग आइदर कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट योर ओवरऑल स्कोर। यानी ये जो आईपी मैट रोहतक और जेपमैट है, इसमें आपका एलआर और क्वांट्स, जब मैं बात करता हूं एलआर की तो डीआईसी में आ जाता है, एलआर डीआई एंड क्वांट्स, ये बैलेंस करके चलना है। क्योंकि कहीं से आपका स्कोर अगर गिरा तो दूसरा वाला आपको क्या कर देगा, ऊपर उठा देगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट पर ही रहेंगे। फिर यहां पर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको ये भी समझना है कि टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट ये तो गेम चेंजर है। तो मॉक टेस्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है समझो जरा। आपको कम से कम 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले देखने हैं। अब ये जो 30+ फुल मॉक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं इंदौर के लिए तो आप 30 होंगे मिनिमम, रोहतक के लिए तो वो भी 30 होगा, और जेपमैट के लिए तो वो भी आपका 30 होगा, यानी टोटल 90 हो गए। हाँ ये है, अगर आप जेपमैट नहीं देना चाहते तो आपके लिए 60 हो गए। तो इतना तो आपको एग्जाम से पहले करके जाना है। बिफोर द एग्जाम डे टू बिल्ड स्टैमिना एंड टेस्ट टेकिंग रिदम, भाई आपका रिदम भी होना चाहिए, आपके अंदर स्टैमिना, इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप 2 और 2.5 घंटा बैठ पा रहे हैं विद 100% फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम देखें तो सिचुएशनल एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिमुलेशन एनवायरनमेंट सॉरी। यहां पर क्रिएट एग्जाम्स लाइक कंडीशन, टाइम प्रैक्टिस करिए, कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखिए, प्रॉपर सीटिंग रखिए, अपने पास यानी सोफे बैठ के दे रहे हैं, उल्टे पड़े हुए हैं दे रहे हैं, ठीक है। ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी टू परफॉर्म ऑप्टिमली अंडर प्रेशर, उस प्रेशर में अपनी बॉडी और माइंड को बताओ कि भैया तैयार हो जाओ, यही हमारा सच है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस जो आपकी है उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यानी हर एक मॉक के बाद आप थॉरो एनालिसिस करेंगे, आप फोकस करेंगे किस पर, एक्यूरेसी पर, कि आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो कितना है, आपका जो टाइम पर क्वेश्चन है वो कितना है, और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन सिलेक्शन, भाई आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे ऐसा तो नहीं है कि समय कम होने की वजह से आपने लास्ट के 10 क्वेश्चन छोड़ दिए और फिर जब आखिरी में आप एनालाइज कर रहे हो तो देख रहे हो लास्ट के 10 क्वेश्चन में 6 तो हमको आते ही थे। ये चीज नहीं करनी है, ये चीज आपको मदद करेगा मॉक टेस्ट। अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी से मॉक टेस्ट में बैठिए जाकर के, ठीक। हालांकि मॉक टेस्ट में अभी समय है, मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा किस तरीके से करते हैं यहां पर। तो यहां पर लिखा है मॉक टेस्ट aren't just for practice, they are diagnostic tool that reveal your preparation gap। भाई केवल और केवल अगर आप देखें तो मॉक टेस्ट जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, ये एक्चुअल में डायग्नोज करके बता देता है कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसी के ऊपर आपको काम भी करना है। फिर अगर हम बात करें बैलेंसिंग आईपी मैट विद बोर्ड प्रिपरेशन, भाई ये भी कई लोगों को, क्योंकि हर कोई तो ड्रॉपर नहीं है, तो एक बात ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैनी आईपी मैट एस्पायरेंट आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर देयर क्लास 12th बोर्ड। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो आपके साथ साथ कई और लोग भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको दोनों को समान लेकर के चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे अपने बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड रिजल्ट जो है वो मैटर करते हैं कॉलेज एडमिशन में। ऐसा नहीं है कि आप 12th में फेल हो गए तो आप आईपी मैट में सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, हालांकि फेल कोई नहीं होता लेकिन फिर भी। तो आपको ये रखना है कि इंश्योर दैट यू कैन मेंटेन स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, क्योंकि मस्ट भी है और कई कई जगह ये देखा भी जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है ओवरलैप कंटेंट। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो हो सकता है जो मैथ्स के स्टूडेंट हो उन्होंने ले रखे हो, जैसे अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैट्स है,
ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, आप इनको मास्टर करेंगे क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस से हो जाएगी। वर्बल पर आप साइमल्टेनियसली ध्यान दे सकते हो, वर्बल मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन जो लोग बोर्ड्स के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं वर्बल के लिए आधा एक घंटा लगा करके तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड्स के साथ साथ आप लॉजिकल रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हैं, आप पर डे 20-25 क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको क्रिएट करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड स्टडी शेड्यूल, आपको एक कांस्टेंट डेली रूटीन जो कि डेडिकेटेड स्लॉट होगा बोर्ड्स और आईपी मैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन का। आप चाहे उसमें आईपी मैट के लिए आप 1.5 से 2 ही घंटा निकालिए, लेकिन ये आपको रोज निकालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि आप बोर्ड के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हां आप आईपी मैट के लिए थोड़ा सा कम टाइम निकालेंगे, लेकिन डेली निकालेंगे। अगर आप डेली निकालेंगे तो वो थोड़ा कम टाइम भी आपके लिए बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। मैं न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो सिर्फ बातें करते थे कि हाँ मैं डेली काम कर रहा हूं, मैं डेली काम कर रहा हूं, लेकिन एक टेस्ट लेने पे उनकी जो पूरी क्या बोलते हैं, एक पूरा जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेरे सामने आ जाता था। तो कृपया करके झूठ ना बोलिए किसी से भी। आप अगर डेली टाइम नहीं निकाल रहे हैं और आपको लगता है कि अगर हम हाँ झूठ बोल देंगे तो हम गिल्ट से बच जाएंगे, नहीं, एक बहुत भयानक गिल्ट आगे जाकर के आपका इंतजार कर रही है। याद रखिएगा, आप झूठ में ये तो कह सकते हैं एग्जाम अच्छा हुआ है, लेकिन रिजल्ट आप किसी से झूठ में नहीं कह सकते कि अच्छा हुआ है, क्योंकि लोग प्रूफ मांगते हैं आज की डेट। चलो भाई, तो माइंडसेट मोटिवेशन क्या है आईपी मैट में? अगर मैथमेटिक्स में आपको सक्सेस पाना है या यहां पे आप आईपी मैट सक्सेस ही मान लो, तो ये मान कर चलो कि भाई आपको सबसे पहले स्किल बिल्डिंग करनी होगी, ठीक है, इनेट टैलेंट के ऊपर, यानी कि टैलेंट इज नथिंग, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, फोकस, हार्डवर्क इज एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं अगर, तो आपको एम्ब्रेस चैलेंज एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है भाई, याद रखिएगा बगैर चैलेंज के कोई ग्रोथ नहीं होती। आज ट्रिग्नोमेट्री टफ लग रहा है, 3-4 घंटे लेकर के रोज बैठिए, एक हफ्ते में आसान हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चैलेंज अगर नहीं है तो समझ लेना फिर ग्रोथ नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, भाई फेलियर से आप सीखिए, उससे डिस्करेज मत होइए। रिकॉग्नाइज दैट मैथमेटिक्स एबिलिटी इंप्रूव्स विद प्रैक्टिस, टाइम लगेगा, हर चीज धीरे धीरे करके आपके लिए सही हो जाएगी। मैं चीज सेशन को मोटिवेशन में नहीं लेना चाहता था, लेकिन चलो कुछ कुछ चीजें यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई अगर आप मेहनत करेंगे और पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ और गोल विजुअलाइजेशन के साथ, तो ये मान करके चलिए कि एग्जाम आपसे जरूर क्रैक होगा, irrespective of how less seats are there, irrespective of how many aspirants are fighting for particular seat। ये सब चीजें छोड़ दीजिए। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आप अगर बड़े गोल के पीछे हैं तो बड़ा गोल एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा जरूर होगा। छोटे छोटे चंक्स में उसको बांटिए और उसके बाद मेहनत करने लग जाइए, ठीक है भाई। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल प्रिपरेशन इज एज क्रूशियल एज एकेडमिक प्रिपरेशन। तो जो आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन है ना, यानी जो आपकी 11th एंड 12th एंड इररिस्पेक्टिव जो आपके बोर्ड सोर्स चले हैं, वो सारी चीजें हैं। या आप मान करके चलिए कि एक तरीके से सुबह उठ करके पढ़ने बैठ गए, शाम को आप पढ़ने बैठ गए, दोपहर में आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है, तो पढ़ तो आप रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, टाइम टू टाइम कर रहे हो, मॉक टेस्ट दिया, नहीं हुआ, है ना, जो आपने सोचा था वो चीज आपको नहीं मिली, तो निराश हो गए आप। अब ये निराशा जो है ये कहीं कुछ ऐसा ना कर जाए कि फिर आपका पढ़ने का मन ही ना लगे, आप उसके अगले दिन सुबह पढ़ने ही नहीं बैठे, आप उसके अगले दिन शाम को पढ़ने ही नहीं बैठे, नहीं भाई। तो यहां पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेंटल प्रिपरेशन और ये जो आपकी एकेडमिक प्रिपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकेडमिक प्रिपरेशन से पहले आती है मेंटल प्रिपरेशन। आप ये मान करके चलिए कि फेलियर्स तो आएंगे ही आएंगे, मॉक टेस्ट में तो मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं पहले दिन ही मॉक देने जाऊंगा और अगर मैंने सोचा है कि 60% आएंगे तो 60 आएंगे, नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी है। पहले मॉक में नहीं आएंगे, दूसरे मॉक में नहीं आएंगे, तीसरे मॉक में नहीं आएंगे, मैं कहता हूं 10वें मॉक में नहीं आएंगे, 11वें मॉक में तो आएंगे, 12वें मॉक में तो आएंगे। आपको बस हारना नहीं है, आपको बस रुकना नहीं है, छोड़नी नहीं है, चीजें करते रहना करते रहना करते रहना, ठीक है भाई। चल फिर अगर मैं समराइज करूं इन सब चीजों को, तो याद रखिएगा फाउंडेशन बिल्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक फोकस आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है।
यानी कि जब हमने अपनी फाउंडेशन कर ली, अब हम स्ट्रैटेजी पर आएंगे। स्ट्रैटेजी कहती है हाई वेटेज चैप्टर को पहले उठाओ, जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अरिथमेटिक हो गए, है ना। फिर उसके बाद डेलिबरेट हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, किसके थ्रू, जो बुक्स है हमारे पास, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, और हमें धीरे धीरे करके डिफिकल्टी को भी बढ़ाते रहना है। हमें मॉक टेस्ट में मास्टरी करनी है, रेगुलर मॉक्स हमें देने हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है और अपनी अप्रोच को रिफाइन भी करना है, और उसके बाद हमें अपने आप को मोटिवेट भी रखना है भाई, ठीक है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, डेली टू डेली बेसिस पे। किसी और से लेने की मत रखिए, आप अपने अंदर से रखिए, आप खुद मोटिवेट होंगे। आप अपना काम समय से पूरा करिए, आप बिल्कुल मक्कारी मत दिखाइए, यही आपका मोटिवेशन है, और आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग कर लीजिए, है ना। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलो भाई, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग देखेंगे सेगमेंट बाय सेगमेंट मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।